अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैंने एक वन शॉट वीडियो जो है वो आपके लिए बनाने के लिए कोशिश की है, जिसमें जो है हम चैप्टर नंबर 1 to 5 जो है वो कंप्लीट रिवीजन जो है वो करेंगे। मेरे तमामी स्टूडेंट जो है उनकी प्रिपरेशन माशाल्लाह जो हो चुकी है और वो टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, मॉक टर्म में भी और मिड टर्म में भी। अब जो है हम वन शॉट वीडियो कर रहे हैं ताकि आप अपने कोर्स को अगर बैठ करके रिवीजन देना चाहें तो इस वीडियो से आप बैठ करके जो है वो टोटल रिवीजन जो है वो अपने कोर्स को जो है वो दे सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5। ये वन शॉट वीडियो होगी। इसमें जो है हम जो चैप्टर जो कवर अप कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 to 5 है। चैप्टर नंबर 1 to 5 फॉर क्लास 9 and 10 के लिए होगा ये। तो जो हमारे कैंपसेस हैं वो गुलशन इकबाल पे भी मौजूद है, रहमत चौक कैंपस भी हमारा एक मौजूद है और इमाम कॉलोनी कैंपस भी जो वो मौजूद है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आए, कोई डिस्कशन करनी हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं नीचे। और इसके अलावा जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने कन्फ्यूज़न जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्लास लेने के लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे कैंपस जो है वो गुलशन इकबाल, रहमत चौक और इमाम कॉलोनी में जो है वो हमारे कैंपस जो है वो मौजूद हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ मैं आपको लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 जिसके टॉपिक्स वगैरह जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए पहले ही से है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जो है हमारे पास, इसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं बेटा वो फिज़िक्स है और इसकी ब्रांचेज़ हैं। फिर इसके डेफिनेशंस पूछते हैं और इसके ब्रांचेज़ पूछते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, और ये जो ब्रांचेज़ हैं, ब्रांचेज़ के जो है वो डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके सवालात किस तरीके से आते हैं ये भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं सिर्फ हाउ नाउ दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। इस तरीके से आप लोगों ने कंट्रीब्यूशंस पढ़े होंगे। कंट्रीब्यूशंस खदमात को कहते हैं। मुस्लिम साइंसदानों के जो है वो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, जिसमें सबसे पहले नंबर में आपने कंट्रीब्यूशन याद किए हुए होंगे अल-हैसम के बारे में। फिर उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन याद किया होगा अल-बैरूनी के बारे में, याकूब अल-किंदी हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। तो इनके कंट्रीब्यूशंस में कुछ कंट्रीब्यूशंस जो है वो 4 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, इनके कंट्रीब्यूशन जो है वो MCQs के फॉर्म में जो वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो बात रहती है हमारे MCQs की प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे सर, तो MCQs की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बुक लाजमी फॉलो करनी है MCQs की प्रिपरेशन के लिए। 10 ईयर्स के MCQs आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, ठीक है, याद नहीं करना है, सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो क्लास में मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं उसके MCQs आपको उसमें लाजमी ग्रिप होना चाहिए। तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें या इस चैप्टर कितने नंबर का जो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर हम इस वाले टॉपिक की बात करते हैं जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, तो ये टॉपिक जो है वो लाजमी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। फिर इसके जो है वो ब्रांचेस पूछ सकते हैं कि फिर इसके ब्रांचेस आप जो है वो एक्सप्लेन डेफिनेशन बता दें, और डेफिनेशन के साथ साथ जो है वो उसके 2 या 3 या 4 ब्रांचेस के जो है ना वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभार, या कभी कभार डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कौन सी ब्रांच के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से डेफिनेशंस के अलावा सवाल इस तरीके से भी आ जाता है कि डिफ़ाइन फ़िज़िक्स एंड आल्सो डिफ़ाइन प्लाज्मा फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, मैकेनिक्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म या एस्ट्रोफिज़िक्स या बायोफिज़िक्स, या इस तरीके से ये सवाल आ सकता है। तो मेरी नज़र में ये वाला सवाल जो है वो 4 से 5 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रीब्यूशन अगर 4 कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं तो 4 to 5 मार्क्स जो है वो यहाँ से भी हमारा निकल रहा होता है। और इसके बाद अगर हम MCQs देखें, ठीक है ना, तो मिनिमम 1 से 2 MCQs जो है वो इस चैप्टर से वो जो लाजमी जो है वो हमारा आ रहा होता है। तो अगर हम देखें कि अगर ये वाला सवाल हमारा टकराता है तो 4 से 5 नंबर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अगर हमारे पास आते हैं तो 4 से 5 नंबर, और MCQs आते हैं तो 1 से 2 नंबर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि 5 और 2 7, तो मैक्सिमम 7 मार्क्स जो है वो यहाँ से हमारे पास आ सकते हैं। और इसके अलावा मिनिमम जो है, मिनिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना आ रहा है बेटा, मैक्सिमम जो है वो 7 मार्क्स आ रहे हैं। और अगर हम मिनिमम बात करेंगे तो मिनिमम 4 मार्क्स जो है वो हमारे पास यहाँ से निकल रहे होते हैं,
ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। अब इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है दैट इज़ कॉल्ड द फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, ये डेफिनेशन हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ये एक रिवीजन है आपका, तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि सर क्या समझा रहे हैं। मैटर और एनर्जी के दरमियान का जो है बेटा ये क्या होता है, इसके दरमियान इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन। ठीक है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन में डिस्कस नहीं करूँगा मैं, वो चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पर जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो वो हेल्पफुल होगा, ताकि आप वो पॉइंट और वो चीज़ दिमाग में रख सकें जिससे आपके पास ये टॉपिक सदा बाहर जो आपके दिमाग में जो वो महफूज रहे। तो मैटर की डेफिनेशन हो गई, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है ना। अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा ये कहाँ से निकला है, फिजिकोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, कहाँ से निकला है, इसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये क्लास की डिस्क्रिप्शन है, क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें मुझे चैप्टर नंबर 1 to 5 आपके साथ डिस्कशन करना है। तो मैं हर वो चीज़ मेंशन करूँगा जो आपको अपने जहन में बैठानी है। ठीक है। अब इसके बाद ब्रांचेस में आ रहे थे, तो ब्रांचेस में हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद जो है हमारे पास एक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बाद अगर हम आगे आ जाते हैं तो हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स है। एस्ट्रोफिज़िक्स के बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स के बाद जो हमारे पास वह एक बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स के बाद और अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास जो वो प्लाज्मा फिज़िक्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कौन से फिज़िक्स हमारे पास चली जा रही है, एस्ट्रोफिज़िक्स हो गए, एटॉमिक फ़िज़िक्स है। एक जो हमारे पास लास्ट जो है जो हमारे बुक में मेंशन है, दिस आर नॉट द कम्प्लीटली ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, दिस आर द सम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स विच आर मेंशन इन आवर बुक, जो हमारे बुक में मेंशन है। तो ये हमारे पास 9 ब्रांचेज़ हैं फ़िज़िक्स की। तो सबसे पहले तो हमें 9 ब्रांचेज़ हमारे दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। कोई भी हमें नींद से उठा करके बोले कि बेटा फिज़िक्स के ब्रांचेज़ के नाम बताओ जो हमारे बुक में मौजूद हैं, तो उस टाइम हम उसको ये ना कहें कि अभी हम मुँह धोकर आ रहे हैं, या अभी हम जो है ना किताब से देख करके आ रहे हैं, या कॉपी से देख करके आ रहे हैं, या सर का लेक्चर देख करके आ रहे हैं। ये जवाब नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उसको जवाब देना है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो है वो मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम है। और उसके बाद जो मेन ब्रांचेज हैं वो क्या है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है। इसकी डेफिनेशन भी स्लोली मैं रिकॉल कर देता हूँ। मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और द मोशन ऑफ द बॉडीज़ विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्सेस के बारे में इसमें डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रो जो है मैग्नेटिज्म जो है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, सॉलिड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो है वो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में हम विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को लेते हुए हम एस्ट्रोनॉमी की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। एस्ट्रो में नॉर्मली जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं वो फल्कियात के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, जिस तरीके से स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन है, जुपिटर है, मून है, इनके बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेटियोर और मेटियोराइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके डेंजर होने के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। बायोफिजिक्स के अंदर जो है वो बायो और फिज़िक्स की एप्लीकेशन से बायोलॉजिकल सिस्टम को सॉल्व करना। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास हार्ट है, हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बोन्स हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके जो है ना मसाइल को, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो फिजिक्स की एप्लीकेशन करवा करके, जैसे कि आई के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, तो फिजिक्स की हेल्प लेंगे कि हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे जो करीब की चीज़ें या दूर की चीज़ें हमें नज़र आना सही हो जाएँ। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बायोलॉजिकल थिंग है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम को देख रहे हैं, उससे जो हमें नॉर्मली आंखों से नज़र नहीं आ सकती उसको फिजिक्स की एप्लीकेशन से हम देख रहे हैं। इसी तरीके से मून और स्टार्स के अंदर उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, वो किस तरीके का दिखता है। दूर से तो नज़र आ रहा है कि भाई एक चीज़ हमें मौजूद है, चाँद हमें नज़र आ रहा है, सूरज हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसको करीब से अगर हम देखना चाहें उसमें किस तरीके का रिएक्शन और किस तरीके की चीज़ें और किस तरीके का वो दिखता है, तो उसको हम देखने के लिए जो है हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी क्या है, एक फिजिक्स की एप्लीकेशन है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में, तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम हाईली आयोनाइज सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अपने आयंस में टूट चुके होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा की शक्ल है, जिस तरीके से लावा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों के अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा हाईली आयोनाइज सब्सटेंस है। तो उसमें हम प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में, उसमें हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसको नॉर्मली जो है प्लाज्मा को 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। प्लाज्मा इज़ ऑल्सो नोन एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, तो एटॉमिक फिजिक्स में जो है हम डिस्कशन कर रहे होते हैं वो नॉर्मली क्या है, एटॉमिक फिजिक्स में जो है वो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन में इतनी ही बातें हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें मेंशन करवाई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ हम उसको क्या करेंगे, दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। Contributions of Muslim साइंटिस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में जैसे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है हमारे पास नंबर 1, उसमें हमने लिख लिया भाई कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, अल हैसम है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं अल हैतम, उर्दू में इसको यूँ लिखते हैं अल हैसम। अल है और ये से होता है, अल हैसम, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशंस में नंबर 1 कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने किताब लिखी है, ही रोट अ फेमस बुक नेम किताबुल मनाजिर। इनकी किताब का नाम क्या है, किताबुल मनाजिर, ठीक है। सेकंड अगर हम बात कर लेते हैं तो ही गेव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन
शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, चूँकि वीडियो चल रही है तो वो आवाज़ आप जो है वो दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा से जो है वो बैक जा कर के इनको सुन सकते हैं। तो ही गेव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, एंड लेंसेज, एंड इन्होंने पिन होल कैमरा जो है वो इन्वेंट किया था और लेंसेज जो है वो इन्वेंट किए थे। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके मुताबिक लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ, पीछे पलटना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको किफ़ायत शारी सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि चीज़ों को बचाते हैं, फालतू एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं करते। वही चीज़ें हम किसी दूसरे को दे देंगे तो वो चीज़ दूसरे के काम आ जाएगी, लेकिन हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पहले क्या हो गया, ही रोट अ फेमस बुक नेम किताबुल मनाजिर विच इज़ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑप्टिक्स। इल्म बसीरत के बारे में इसमें कंप्लीट डिटेल मौजूद है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज इन्होंने दिए हैं। या इन्होंने पिन होल कैमरा जो है वो ईजाद किया है। पिन होल कैमरा को कैमरा ऑफ ऑब्सक्यूरा भी कहा जाता है, ऑब्सक्यूरा। ठीक है, ये वाहिद कैमरा था दुनिया का जिसमें ना ही कोई लेंस इस्तेमाल हुआ था, ना ही कोई मिरर इस्तेमाल हुआ था। तो ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा एंड लेंसेज। और फोर्थ वन इज़ लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और भी इसमें डिटेल डिस्कशन मैंने जो है वो आपसे किया है कि हम किसी चीज़ को कब देखने के काबिल बनते हैं, कोई भी चीज़ हमें नज़र क्यों आ रही होती है, इब्न हसन का क्या कॉन्सेप्ट था, फ़िलोसफ़र ने क्या कहा था किसी चीज़ को देखने के बारे में, और इब्न हसन ने अपना नज़रिया किस तरीके से उनके सामने पेश किया था कि किसी चीज़ को देखने के हम काबिल कब बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सही है। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है, वो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो है हमारे पास अल बैरूनी के बारे में। ठीक है, तो अल बैरूनी एंड अल हैसम, दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो वो पूछा जाता है, एग्ज़ामिनेशन पेपर में जो हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है अल्टरनेट करके, अल बैरूनी के बारे में या तो फिर जो है वो इब्न हसन के बारे में। तो इसको आप कभी भी स्किप नहीं करिएगा, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अल बैरूनी ने एक फ़ेमस बुक लिखी है। ठीक है ना, इन्होंने भी एक फ़ेमस बुक, एक किताब लिखी है। उस फेमस बुक का नाम है बुक नेम जो है वो क्या है, कानून उल मसूदी। ठीक है, इनकी फेमस बुक का नाम आ गया। ठीक है, कानून उल मसूदी। सेकंड, इन्होंने क्या बताया है कि भाई ही डिटरमाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, ही डिटरमाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ के साथ साथ अगर हम सरकमफेरेंस को ये डिस्कस करना चाहें, थोड़ा सा मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूँ। सरकमफेरेंस क्या है कि ये एक सर्कुलर पाथ है हमारा, अर्थ भी एक हमारे एक सर्कुलर शेप में है, एलिप्सॉइडल शेप में, स्फेरिकल शेप में है। तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, दैट इज़ द पॉइंट ए, ठीक है, और चल करके यहाँ पे से ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस मेजर करके दोबारा हम यहाँ पर वापस पहुँच जाएं, ठीक है ना, ए पॉइंट पे दोबारा वापस पहुँच जाएं, तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप, ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। जो नॉर्मली अर्थ का सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2πr। किसी भी
किसी भी स्फेरिकल बॉडी का या किसी भी सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है 2πr होता है। इसी तरीके से और भी अगर हम देख लें तो ही डिटरमाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तूल अल बलद जिसको कहते हैं उर्दू में और अर्जुल बलद कहते हैं। तो ही डिटरमाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इन्होंने अर्थ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो मालूम किया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है जो आपको जहन में रखनी है। अगर 3-4 कंट्रीब्यूशन आप लिख देते हैं तो आपको इसमें 3 से 4 नंबर जो आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूशन मैंने लिखवाए हुए हैं तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। अल-बैरूनी के बाद अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो अल-बैरूनी के बाद हमारे पास है अल-किंदी, ठीक है ना, इनका पूरा नाम जो है याकूब अल-किंदी है, शॉर्ट फॉर्म में इनको अल-किंदी कहा जाता है, ठीक है, अल-किंदी, याकूब अल-किंदी। तो याकूब अल-किंदी का जो ज़्यादातर डिस्कशन रहा है वो रहा है साउंड के साथ, साउंड के साथ, ठीक है, साउंड। तो साउंड के साथ जो डिस्कशन होती है बेटा वो साइंस के ख़ास ब्रांच में होती है, ये नोट कर लेना, वो होता है क्या, एकस्टिक्स, एकस्टिक्स, ठीक है ना, एकस्टिक्स डील्स विद द साउंड साइंटिफिकली जब हम साइंस को साउंड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम एकस्टिक्स की ब्रांच में इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि नेचर ऑफ साउंड को डिस्कस किया उन्होंने, ही डिस्कस द नेचर ऑफ द साउंड, ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, ठीक है, ही डिस्कस द नेचर ऑफ द साउंड। सेकंड वन जो है ही एक्सप्लेन द म्यूज़िक, म्यूज़िक की एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने, म्यूज़िक की एक्सप्लेनेशन, ही एक्सप्लेन द म्यूज़िक फ्रॉम his scientific point of view, from his scientific point of view, ठीक है, साउंड को साइंटिफिकली डिस्कस किया है। साइंटिफिकली डिस्कस करने से क्या मुराद है, साइंटिफिकली डिस्कस करने से मुराद ये है कि हम साउंड को जब हम साइंटिफिकली डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके नोट्स को, उसके पिच को, साउंड की पिच को, साउंड की क्वालिटी को, ठीक है ना, ये डिफरेंट किस्म के साइंटिफिक जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं पिच के बारे में, हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, हम साउंड के जब इको के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम साउंड के जब लाउडनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो साइंटिफिक अप्रोच है साउंड के बारे में, तो इन्होंने इसके साथ डिस्कशन किया है। और अगर हम देख रहे हैं इन्होंने इनकी बुक जो है वो कोई फेमस बुक हमारी किताब में जो वो मेंशन नहीं है, तो कोई फेमस बुक हम नहीं लिखेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन हम उसको मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आपको याद भी नहीं रखना है। और अगर हम इसमें देख लें तो इन्होंने डिटरमाइन दी डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, इन्होंने डेंसिटीज़ मालूम की है डिफरेंट सब्सटेंस की, ही डिटरमाइन दी डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटीज़ जो है वो इन्होंने मालूम की है, ठीक है। तो दिस आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अल-किंदी। इसके बाद अगर हम और आगे आ जाते हैं तो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ से जो है वो नवाजा गया था, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर हिज वर्क ऑन GUT। तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो GUT है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ठीक है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो ये एक थ्योरी है, इसको भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है जिसमें इन्होंने 3 फोर्सेस को इस्तेमाल करके जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। और इन्होंने इटली के अंदर एक इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री भी कायम की थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंट्रीज़ हैं जो अपने थ्योरेटिकल वर्क को एक्सपेरिमेंटल वर्क में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन ज़र मुबादला और अप्रोच नहीं होने की वजह कर वो उसको कर नहीं सकते थे। तो वो इन्होंने एक ऐसी लेबॉर्ट्री कायम की थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ममालिक जो अपने थ्योरेटिकल वर्क को, जो अपने काम को जो वो कर रहे थे, उनको एक्सपेरिमेंटली करके जब देखना चाहते थे तो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, उनके पास लैब्स नहीं थे, उनके पास जो है वो इस तरीके की
कंडीशन नहीं थी, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो एक इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री कायम की थी, जहाँ पर दुनिया के सारे ममालिक के लोग जो है वो अपने थ्योरेटिकल वर्क को एक्सपेरिमेंटल वर्क में जो है वो कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये चीज़ें जो हैं चैप्टर नंबर 1 में जो है हम इसको याद रखेंगे, फिज़िक्स, ठीक है ना, फिज़िक्स के ब्रांचेस के नेम। जिस तरीके से मैंने बताया मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये जो ब्रांचेस हैं कभी कभार डेफिनेशन आ जाते हैं और बोलते हैं कोई 4 को डिफ़ाइन कर दीजिए, कभी डेफिनेशन आ जाता है और कहते हैं कि किसी 5 के नाम लिख दीजिए, कभी डेफिनेशन आ जाता है फिज़िक्स का और उसके साथ कहते हैं कि मैकेनिक्स को डिफ़ाइन किया हुआ होता है उन्होंने लैंग्वेज में, और इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन किया हुआ होता है, या किसी भी ब्रांच को जो है वो डिफ़ाइन किया होता है 2-3 ब्रांच को, और कहते हैं कि वो बता दी कि वो कौन सी ब्रांच है। तो इसमें आपको मुकम्मल महारत जो है वो इसमें हासिल होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो मैंने बता दिए, दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। एमसीक्यू जो आएगा बेटा वो इन्हीं चीज़ों से आएगा, बुक के आपको एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ने हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास टॉपिक जो है वो फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और एमसीक्यूज़ जो आता है बेटा वो ज़्यादातर बुक से और इसके अलावा 10 ईयर से आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लास में मैंने एमसीक्यूज़ करवाए हैं, माई एमसीक्यूज़ टेस्ट इन क्लासरूम, ठीक है ना, क्लासरूम में जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाए हैं और जो लेक्चर डिलीवर किया है उस पर आपको मुकम्मल महारत जो है वो हासिल होनी चाहिए। तो दिस वाज दी चैप्टर नंबर 1 इन 1 शॉट। और उसके बाद हम आप चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ये बात समझ में आ गई है? इनकी स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले लो फटाफट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सही कर होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है। दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए, सही है। ये मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ये चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 की तरफ, शाबाश। ये देखो चैप्टर नंबर 2, इसके भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, सही क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेजरमेंट है हमारा। टॉपिक्स क्या क्या हैं? डेफिनेशंस हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि भाई 1 मीटर की डेफिनेशन है 1 kg, 1 सेकंड है उसके अंदर, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ज़्यादातर। कन्वर्जन हम पढ़ते हैं बिटवीन लेंथ, मास एंड टाइम के दरमियान। लेंथ को अगर मीटर से सेंटीमीटर में लेके आना है, मास को केजी से ग्राम में लेके जाना है, टाइम को जो है वो आर से जो है वो मिनट में और मिनट से वो सेकंड में लेके आना है, तो क्या प्रोसेस इसका होता है, क्या तरीका होता है इसका। बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट मासेस हैं। अप्रॉक्सीमेट मासेस में जिस तरीके से अर्थ का मास है, इसी तरह सन का मास है, स्पैक ऑफ डस्ट का मास है, और इसी तरीके से जो है वो सन का मास है, मून का मास है। तो इस तरीके के मासेस जो है वो आपको ये याद होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम और देखें तो हमारे पास और जो यहाँ पे चीज़ें हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, फिजिकल बैलेंस है, मेजरिंग सिलेंडर है, स्टॉप वॉच है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ठीक है ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये वाला, ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, ये जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज हो गया, यहाँ से एमसीक्यूज़ वगैरह बनता है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, और उसके बाद स्टॉप वॉच। तो दिस आर दी 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप इसके बगैर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में, तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा। मेरा 12-14 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 100 टाइम्स मैंने ये बुक ख़त्म करवाई भी है, पूरी बुक मुझे याद है। तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन इस पे हमारा ग्रिप होना चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट हमने पढ़ा है और हमें ये चीज़ें नहीं आती, तो इसका मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं। ग्राफ हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ग्राफ में जो है हम वो रिलेशन पढ़ेंगे 2 फिजिकल क्वान्टिटीज़ के दरमियान। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो आपको पता होगा कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और एक जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन कब बनता है और इन्वर्स रिलेशन कब बनता है, और ग्राफ में जो है वो कौन कौन से एक्सिस होती हैं और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उसको हम कहाँ पर प्लॉट करते हैं। ये बातें समझ में आ गई, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स की अगर हम बात करें, तो मार्क्स जो है वो यहाँ से आपका तकरीबन आप ये समझ लेंगे। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लें, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर।
ठीक है। एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन जो हो गया एक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोर देन 70% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर आ रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम कन्वर्जन वगैरह सीखते हैं, डेफिनेशंस वगैरह हम पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन ये आपको भी मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करूँगा। बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी जो है ये भी एक तरीके से हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, इसको ड्राइव क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मासेस मैंने बता दिया, आपके बुक में एक चार्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 में, देखिएगा अप्रॉक्सीमेट मासेस ऑफ दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें सन और छोटे से छोटे मास भी शामिल है, और इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, सन का मास है, मून का मास है, अर्थ का मास है, स्पैक ऑफ डस्ट का मास है, आवर गैलेक्सी उसका मास है। तो ये सवाल जो है वो MCQs में जो आए हुए हैं, तो वो आपको लिखना होता है MCQs में, तो इसको हमें याद करना होगा ये वाला, ये ठीक है। और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूँगा मैं आपके सामने भी डिस्कस करूँ इसको, ठीक है, डिटेल में। और ग्राफ जो है वो मैंने बताया, ग्राफ डिस्कस करेंगे, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा फर्स्ट टॉपिक से जो वो शुरू हो रहा है, वहाँ से हम इसको इनिशिएट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, मेजरमेंट। नंबर 2 दैट इज मेजरमेंट, सही है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम मेजरमेंट कह रहे हैं, पैमाइश, तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? वन शॉट अगर आपको बताया जाए कि मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि मेजरमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, पैमाइश, तो किसी का लेंथ मेजर करना, किसी का वॉल्यूम मेजर करना, किसी चीज़ का एरिया मेजर करना, किसी का सरकमफेरेंस मेजर करना, किसी का रेडियस मेजर करना, किसी का जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना, किसी का जो है डिस्टेंस मेजर करना, इन सारे चीज़ों को हम किस में ले रहे होते हैं, मेजरमेंट में ले रहे होते हैं। तो मेजरमेंट इज़ द नेम ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। किस चीज़ का नाम है? मेजरमेंट इज़ द नेम ऑफ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का नाम है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया हो गया, उसके मास, उसका वेट, ठीक है, ये सब मेजरमेंट है। उसका वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की डेंसिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी चीज़ की जो है वो रेडियस, किसी सर्किल का रेडियस मालूम कर रहे हैं, डायमीटर मालूम कर रहे हैं, ठीक है, या हम हाइट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, एटसेट्रा जो है, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो किसके लिए कर रहे होते हैं, वो मेजरमेंट के लिए हम डिस्कशन जो है वो इसमें हम कर रहे होते हैं। अब अगर हम आ जाए, अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमारे पास 3 कॉमन जो है वो एक बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें मैं पहले यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ नंबर वन इज़ द 1 मीटर। अगर आप लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक वो क्या है, मीटर। तो हम 1 मीटर को क्या समझेंगे, तो 1 मीटर को समझने के लिए सबसे पहले तो 2 चीज़ें याद रखेंगे। एलॉय, किस चीज़ का, प्लैटिनम और इरिडियम, ठीक है, दिस आर दी 2 डिफरेंट सब्सटेंस व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर, जब इनको हम मिक्स करवाते हैं, व्हेन 2 मेटल्स एंड समटाइम नॉन मेटल्स आर मिक्स टुगेदर देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जब 2 मेटल या कभी एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल मिल करके आपस में मिक्स होता है तो उसमें क्या बनता है, एलॉय बनता है, ठीक है, एलॉय। तो 1 मीटर में हम जब इसको पढ़ने जाते हैं तो 1 मीटर क्या है, इट इज़ अ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, ठीक है ना, कैप्ट रखा हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन द इंटरनेशनल ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो, म्यूज़ियम को कहते हैं, ठीक है, इन द इंटरनेशनल ब्यूरो, ब्यूरो मतलब म्यूज़ियम, ब्यूरो ऑफ वेट
ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस, एंड मेजर्स नियर पेरिस। और कहाँ पे इसको मेजर किया गया है? पेरिस के करीब जो है एक म्यूज़ियम है, ठीक है ना, वहाँ पर एक प्लेटिनम इरिडियम एक बार रखा हुआ है, ठीक है। ये प्लेटिनम इरिडियम का क्या है? एक बार है, ठीक है। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट इज़ द प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस, दैट इज़ कॉल्ड द 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में अगर हम ये देखना चाहें कि 1 मीटर में क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, तो 1 मीटर जो है वो सबसे पहले याद रखना 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि अगर किसी भी मेटल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में वो क्या होता है? एक्सपेंशन प्रोड्यूस करता है, फैलता है। जैसे ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में इसके लेंथ में इजाफा हो जाएगा, ये माइनर से एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब एक्सपेंड हो जाएगा तो 1 मीटर में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मीटर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 100 सेंटीमीटर मौजूद होता है। तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने के नतीजे में ये 100 से बढ़ करके 101 हो गया, 102 हो गया, ये 103 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर वो 1 मीटर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हम 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो 1 मीटर इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस। बात समझ में आ गई है? 1 मीटर के बाद 1 मीटर में मैंने बताया 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1 मीटर में जो है हमारे पास कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। When 10 मिलीमीटर आर कम्बाइंड टुगेदर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। स्केल में देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हर एक छोटी लाइन जो वो किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो 10 छोटी लाइन जब मिलती है तो क्या बन जाता है? वहाँ पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर में जो वो तकरीबन क्या होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में जो है वो क्या है? तकरीबन 1000 मीटर जो है वो मौजूद होता है। तो ये कुछ बेसिक हैं टर्म्स हैं जो हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि भाई जो हमारे पास 1 किलोग्राम है, आखिर 1 किलोग्राम पता कैसे चला कि 1 किलोग्राम इतना होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो 1 kg क्या है? इट इज़ अ प्लेटिनियम, इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, सिलेंडर है। किस किस्म का? स्पेसिफिक डायमेंशन का, स्पेसिफिक डायमेंशन का, ठीक है, जो कि रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में, यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस। इसके आगे ये ऐड कर देंगे। तो 1 kg की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस, ठीक है। तो अगर किसी को 1 kg दिखना हो कि सर 1 kg कितना होता है, हम तो बाज़ार में जाते हैं सर, उसमें 1 किलोग्राम का एक बाट जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो तो सर 1 kg होता है। तो 1 kg वो एक्चुअली में नहीं है, वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट से जो किसी को अगर एक्चुअली में देखना हो तो उसको जाना पड़ेगा पेरिस। पेरिस के म्यूज़ियम में जो एक वेट रखा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक डायमेंशन का, ख़ास जिसामत का, उसका वेट बेटा 1 kg है। उसको कॉपी करके उसके वज़न, उसके जो क्वान्टिटी ऑफ मैटर है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर चीज़ें वो आ रही होती हैं जो उसका कॉपी होता है। जिस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि हम बाज़ार में जाते हैं 1 किलो चीनी लेने के लिए, तो एक तरफ 1 किलो का बाट रख देते हैं और एक तरफ जो है वो 1 किलो चीनी मेजर करते हैं। तो वो 1 किलो आखिर कैसे पता चला? वो यहाँ से पता चला कि शुरू में जब हमने 1 किलो को बताना चाहा तो हमने बताया कि पेरिस के म्यूज़ियम में ला करके देखो वहाँ पर 1 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, ठीक है। जब हमने ये बताना चाहा कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, तो हमने पेरिस के म्यूज़ियम में एक क्या रखा? एक रॉड रखा जिसका लेंथ एक्चुअली में कितना है? वो 1 मीटर के बराबर है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले लो इसको, ठीक है। बैठे बैठे इसको दोहराते रहना इन चीज़ों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट अभी जब पेज कंप्लीट होगा तो ले लेना। इसके बाद 1 सेकंड है,
ठीक है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड कैसे पता चलेगा सर कि 1 सेकंड कम होता है और 1 साल ज़्यादा होते हैं? आपसे कोई पूछेगा 1 साल कितने होते हैं सर, आप बताएंगे कि अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ, अगले साल जब रमज़ान आएगा तो 1 साल ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। या ईद से ईद का आप टाइम पीरियड बताएंगे, या बकरीद से बकरीद का बताएंगे, सही है ना। तो कितना ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो टाइम पीरियड है। 12 महीना आ रहे हैं, एक महीने में जो है वो तकरीबन 4 हफ़्ते हैं, ठीक है, 4 हफ़्ते हैं, तो 12 महीने 1200 के 48 जो है वो हफ़्ते आएंगे, जब जाकर के जो है 1 साल जो है वो कंप्लीट होगा। तो सर कैसे पता लगा कि साल ज़्यादा और सेकंड छोटा है? तो इसको बताया गया, इसको साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको बताया है हमें, ठीक है। सेकंड के बारे में क्या बताया कि सेकंड के बारे में ये बताया है कि भाई इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ सर्टेन एटम टू कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन। किसी सर्टेन एटम को जब अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसका दौरानिया कितना होता है, तकरीबन 1 सेकंड होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकंड के बराबर है। इस तरीके से अगर हम बात करें 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो वो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, सही है। 1 आवर में जो है हमारे पास 60 मिनट है, 1 मिनट में जो 60 सेकंड है। और अगर हम बात करें कि भाई 1 वीक है, 1 वीक में हमारे पास 7 डेज़ हैं। अगर हम बात करें 1 डे है, ठीक है, तो 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। या अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो 1 सेंचुरी है, 1 सदी जिसको 100 साल बोलते हैं, तो 1 सेंचुरी में हमारे पास 100 ईयर्स हैं। तो इन सब में हम कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं, इन सब में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आता है। जैसे अगर हम चाहें कि भाई मीटर से किलोमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है 1 आवर है, 1 घंटा है, 1 घंटे से हमें मिनट्स में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कितने मिनट के बराबर होगा। और अगर हमारे पास जो है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये चौथा हो गया। 5वां, अगर हमारे पास जो है वो 30 सेकंड हैं या 30 मिनट्स हैं, ठीक है, 30 मिनट्स से अगर हमें सेकंड में जाना है तो आखिर हम क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे आप नोट भी कर लें, कमेंट बॉक्स में मुझे कन्वर्ट करके आप इस पर कमेंट में रिप्लाई भी कर सकते हैं कि सर मेरा ये कन्वर्जन आया, देख लें, चेक कर लें, ठीक है। तो इससे मुझे लगे कि आप इस वीडियो को आपने सीरियस लिया है और उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों ने की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बता देता हूँ, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कन्वर्जन आपको आता होगा, ठीक है, मैंने सिखाया हुआ है। और तो ये आप इसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में दिखाएंगे कि मीटर पर सेकंड में ये कितना आ रहा है। इसी तरीके से 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये वो ज़्यादातर मैं दे रहा हूँ जो बुक्स में शामिल हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ये करके दिखाएं, ठीक है। और उसके बाद 8वां जो है वो ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो सर ये 90 किलोमीटर पर आवर है तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में जो है वो कितना होगा। और 9 जो है हमारे पास 1 सेंचुरी है, 1 सेंचुरी यानी कि 100 साल हैं, ठीक है। तो 1 सेंचुरी में सर कितने सेकंड होंगे, 100 साल के अंदर कितने सेकंड होंगे। तो ये सारे कन्वर्जन आप मुझे करके सेंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम और आगे आ जाते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स में, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कन्वर्जन, ये देख लिया। बेसिक क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच वाज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट हैंड। बेसिक क्वांटिटी की अगर हम बात करें, बेसिक क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो जिसको पहले तौर पे समझा गया, आखज़ किया गया, नोट किया गया, उनको बेसिक क्वांटिटी का नाम दिया गया। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच वाज कंसीडर्ड
कंसीडर गौर किया गया, कंसीडर से निकला, थर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ, कंसीडर्ड ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच वाज कंसीडर टू बी द फर्स्ट हैंड आर कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या है, हमारे बुक में 7 बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। इसी को बेसिक बोलते हैं, इसी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें इसकी कि सर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, 1 2 3 हो गए, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। टेम्परेचर है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7, कितने हैं 7, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 से 8 नहीं है, 7 है बेटा। तो ये अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आपका जवाब क्या होगा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसमें ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल होता है, ये लेंथ, मास और टाइम, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो आप इसको याद रखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, दिस आर दी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। डेफिनेशन समझ में आ गई। मैंने बोला है वीडियो को रिकॉल करके आप चेक कर सकते हैं डेफिनेशन क्या बोली मैंने बेसिक क्वांटिटी की, और मैंने 7 किस्म की फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी के नाम यहाँ पे मेंशन कर दें जो आपके बुक में मेंशन भी है। तो आप एक चार्ट बुक में जा करके चेक कर सकते हैं, लेंथ की यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है, मास की यूनिट उसका सिंबल क्या है, टाइम की यूनिट उसका सिंबल क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इसकी यूनिट, इसका सिंबल क्या है, ये सारी चीज़ें बुक में मेंशन है। आप उसको वहाँ से उठा करके लाजमी आप उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बात करें, ड्राइव क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइव क्वांटिटी क्या है। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से दरियाफ्त हुई, विच ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव है उनको क्या नाम दिया गया, ड्राइव क्वांटिटी का नाम दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, तो एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या ड्राइव क्वांटिटी है। लेंथ और विड्थ को अगर हम देखें तो लेंथ, ठीक है, विड्थ भी एक लेंथ है, तो दोनों ये क्या हैं, फंडामेंटल हैं। दोनों फंडामेंटल से क्या मिल रहा है हमें, एक ड्राइव मिल रहा है। 3 फंडामेंटल से क्या मिल रहा है हमें, एक ड्राइव मिल रहा है। स्पीड जिसको स्मॉल v से इंडिकेट करवाया जाता है, ठीक है, क्या होता है s/t, ठीक है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा, स्पीड क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, एक ड्राइव क्वांटिटी मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ में आ रहा होता है। तो बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के दरमियान ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि डिफाइन बेसिक क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी एंड राइट डाउन एनी 3 डिफरेंस और 4 डिफरेंस बिटवीन दैम। तो ये आपको इसको ये आना चाहिए कि 3 डिफरेंस और 4 डिफरेंस हमें इसके बारे में लिखना आना चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद और टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक उसके बाद जो है अप्रॉक्सीमेट मास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मास। अप्रॉक्सीमेट मासेस को अगर हम देखना चाहें तो अप्रॉक्सीमेट मास क्या होगा,
जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में एक टेबल जो है वो मेंशन है, बुक खोलो चैप्टर नंबर 2 और मेजरमेंट वाले चैप्टर में जा करके अप्रॉक्सीमेट मासेस ऑफ सम नोन यूनिवर्स और सब्सटेंस और पार्टिकल्स के का हेडिंग लगा हुआ होगा। उसमें देखो बेटा जा करके कि सन का मास कितना है, गैलेक्सी का मास कितना है, स्पैक ऑफ डस्ट का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है। अगर हम बात करते हैं सन की तो वो होता है 2 एक्सपोनेंट 30, कहीं कहीं पे लिखा होता है 1.9 एक्सपोनेंट 30 kg, बात एक ही है। अगर हम बात करते हैं अर्थ के बारे में तो अर्थ का मास आप लोगों ने कैलकुलेट किया चैप्टर नंबर 7 में 6.4 एक्सपोनेंट 24 kg। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, ठीक है ना। अगर हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, ठीक है। तो ये कुछ मासेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, साइंस के स्टूडेंट को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हर वो अच्छा बच्चा इस चीज़ को याद रखेगा जिसको आगे चल करके कोई किसी के सामने अगर कोई आपसे पूछ ले बेटा बताओ आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, आप प्रोटॉन का मास बताओ, आप जो है ना सन का मास बताओ, आप अर्थ का मास बताओ और आपको ये चीज़ें नहीं पता हो तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट कि आपको सूरज से लेकर ज़मीन का फासला ही पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता होना चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट भी पता होना चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर पता होनी चाहिए। ये सारी बातें जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सिर्फ बेटा पढ़ना नहीं है, नंबर नहीं हासिल करना है, अपने अंदर पोटेंशियल भी मौजूद होना चाहिए हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। तो ये अप्रॉक्सीमेट मासेस जो हम बुक से जा करके देख लेंगे टेबल से, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट मासेस के लिए सी टेबल ऑफ बुक, ऐसे नहीं घर के टेबल देख रहे हैं, ठीक है। टेबल ऑफ बुक में एक टेबल बनी हुई चैप्टर नंबर 2 में, वो जाकर के हम इसको देखेंगे। उसके बाद और आगे आ रहे थे अप्रॉक्सीमेट मासेस के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मासेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, फिजिकल बैलेंस है, मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक एक करके इसको डिस्कस करता हूँ, कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें डिस्कस करूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूँ वर्नियर कैलिपर तो 1 घंटे की वीडियो वर्नियर कैलिपर पे ही बन जाएगी मेरी, सही है। तो 1 शॉट बनाना है मुझे चैप्टर नंबर 1 to 5 का। तो आ जाइए वर्नियर कैलिपर के लिए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पैमाशी आलात, इंस्ट्रूमेंट को आला कहते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, जो बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट कर लेना, ठीक है। वर्नियर कैलिपर नंबर वन वर्नियर कैलिपर इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम पेरी पॉल वर्नियर, ठीक है, पेरी पॉल वर्नियर। सेकंड, क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉडी किस तरह की है, सिलेंड्रिकल बॉडी जैसे ये आपका पेन है जो इसका कैप है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस तरह की कोई एक बॉडी हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका हम वॉल्यूम मालूम कर लें, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी का जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, V = πr² L या πr² H।
अगर सिलेंड्रिकल बॉडी को लेटा करके रखा भाई यूँ करके हॉरिजॉन्टल वे में तो लेंथ हो गया, इसी को खड़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। चौथी बात, कैलिपर क्यों कहते हैं, कंसिस्ट होता है ये पेयर ऑफ कैलिपर पे, कंसिस्ट ऑफ, अभी इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कैलिपर, ठीक है। और कितने जॉज होते हैं इसके अंदर, 2 जॉज यानी कि जबड़े, जिसके दरम्यान हम सिलेंड्रिकल बॉडी को क्लैम्प करवाते हैं, फंसाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या है, कितने स्केल होते हैं इसके अंदर, 2 स्केल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स। किसी भी स्केल में जिसको आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं और आप मेजर करना चाह रहे हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा स्केल पाया जाएगा बेटा तो उस स्केल को कॉम्प्लेक्स स्केल कहा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्केल। कौन सा स्केल है ये, कॉम्प्लेक्स स्केल। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्केल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स। कौन कौन से स्केल होते हैं, नंबर 1 मेन स्केल, एक मेन स्केल होता है। नंबर 2 वर्नियर स्केल, और एक कौन सा स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है। ये बातें हो गई। लीस्ट काउंट एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लीस्ट काउंट, ठीक है। LC जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट के माने कम से कम, काउंट के माने गिनने के काबिल। तो वो वैल्यू जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो काउंटिंग के काबिल हो। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कैलकुलेटेबल, जो कैलकुलेशन के काबिल हो उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मिलीमीटर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं उसके मल्टीपल या सब मल्टीपल से। तो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। सेंटीमीटर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, सही है ना। ये लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, फार्मूला लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, MS फॉर मेन स्केल। चूँकि 2 स्केल है इसमें, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, VS फॉर वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे 6 पॉइंट हो गए, तो 7वां पॉइंट क्या होगा, वर्नियर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है वो है 10 मैट्रिक लेवल पे। सही है बेटा, आपके जो वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे उसमें वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना होता है, 10, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डिवीज़न है मेन स्केल पे जो सबसे छोटा जो आपका जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को आप 10 से डिवाइड कर दो। देखो फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल वो कितना है 1 मिलीमीटर। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर, नीचे क्या आ जाएगा 10, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये बातें क्लियर है। अब मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर में जो जो चीज़ें होती हैं जो मैंने मेंशन किया वो दिखा भी देता हूँ। मेरे पास बुक में है, उसमें मैं देख लेता हूँ, है नहीं मेरे पास। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। वर्नियर कैलिपर में ये एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है।
ये डायग्राम चेक करें, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा होपफुली। अब यहाँ पर ज़रा हम चेक करते हैं कि सर ज़रा चीज़ें बता दें कि कौन सा क्या क्या कहलाता है। ये देखें, ये 2 जॉज है इसके, ठीक है ना। जब अंदर से देखते हैं इनसाइड जॉज है, अगर बाहर से देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आउटसाइड जॉज कहलाएंगे। ये इसके 2 कैलिपर हैं, जिसके दरमियान जो है जिसके बाहर जो है हमने क्या लगाया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी या स्फेरिकल बॉडी लगाई हुई। यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्फेरिकल बॉडी भी इस तरीके से यूँ करके लगा सकते हैं। पेन के कैप को इसके दरमियान आप फंसा सकते हैं, ठीक है। ये एक स्क्रू लगा हुआ है, रीडिंग लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जो हमारे पास ये जो एक स्केल की तरह आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है, ये हमारे पास मेन स्केल है। और अगर हम बात करते हैं वर्नियर स्केल के बारे में, तो ये देखें बेटा, नीचे आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक स्केल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल को हम मूव करवा सकते हैं मेन स्केल के ऊपर। मेन स्केल फिक्स रहता है, मेन स्केल मूव नहीं करता, लेकिन जो हमारा वर्नियर स्केल है वो ये रहा, जिसमें रीडिंग स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर के 10 तक। यहाँ देख सकते हैं 10 तक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा लीस्ट काउंट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 0.1 मिलीमीटर। जूम करके देख लें, शायद आपको नज़र आ जाए। तो अब हम वर्नियर स्केल में देख रहे हैं टोटल डिवीजन्स कितने हैं, 10। वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होती है वो डिवीजन्स में होती है, ना मीटर में, ना सेंटीमीटर में, ना किलोमीटर में, किसी चीज़ में नहीं होती, किसी यूनिट में नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, डिवीजन। इसमें नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर कितने, 10। और ये जो आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, ये डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक में इसका इस्तेमाल नहीं है। आ रही बात समझ में? अब इधर आ जाएं कि रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। ये ऊपर वाला जो नज़र आ रहा है, ये जो सर्किल में जो एक डायग्राम है जिसको हाईलाइटेड करके दिखाया गया है, मैग्नीफाइड बड़ा करके दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, मेन स्केल। और जो नीचे जो रीडिंग नज़र आ रही है वो क्या है, वर्नियर स्केल। अगर हम क्या करना चाहें कि हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, तो मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि हम उस रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग वो रीडिंग होती है जो 0 से करीब तरीन होती है, ठीक है, जो 0 से करीब तरीन होगी। जैसे 3, ये रहा 3 के बाद 3.1, ये रहा 3 मेन स्केल का, 3 के बाद ये क्या लिखा हुआ 1, तो 3.1 होगी मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। और अगर हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है जो नीचे है, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए ये करते हैं कि हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऊपर वाले मेन स्केल की रीडिंग से मैच करवाते हैं, जो इस तरीके से बिल्कुल जो है वो क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, यूँ इस तरीके से कोइंसाइड कर रही हो, एक ही लाइन पर आ रही हो। तो हम देखेंगे वो ऐसी कौन सी रीडिंग है, तो 0 भी नहीं आ रही, 0 के बाद 1 भी नहीं आ रहा, 2 भी थोड़ा भाग रहा है, 3 भी भाग रहा है, 4 भी भाग रहा है, ठीक है। 4 थोड़ा सा लाइन में है, अगर इस वाले लाइन को देखेंगे आप, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका मतलब 5 वाली जो रीडिंग है वो अगर लाइन पर आ रही है, या 4 वाली रीडिंग, ये वाली रीडिंग अगर हमारे पास लाइन पर आ रही है, तो हम बोलेंगे ये वाली जो रीडिंग हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो ये होता है रीडिंग लेने का तरीका कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग लेते हैं। याद रखना, मेन स्केल की वो रीडिंग लेते हैं जो 0 से करीब तरीन हो। मेन स्केल की वो रीडिंग जो 0 से करीब तरीन हो। 0 से करीब तरीन क्या है, 3 के बाद 1, तो 3.1 रीडिंग हो गई मेन स्केल की। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने का तरीका याद रखना कि वर्नियर स्केल की ऐसी कौन सी रीडिंग है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, जो लाइन से लाइन पे टकरा रही है, उस रीडिंग को हम कहते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मैंने आपको दिखाया, ये भी देखो भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी थोड़ा सा आगे पीछे है, ये भी आगे पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही लाइन पर आ रही है। तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, तो 4 डिवीजन इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई बेटा। होपफुली इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। वीडियो आपके पास है, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, सही है। तो इस तरीके से हम रीडिंग्स जो है वो कॉम्प्लेक्स स्केल का ले रहे होते हैं। यहाँ पे नीचे चेक करें, जो रीडिंग्स हैं, 0 एरर को भी छोड़ दें आप, ठीक है। ये जो हमारे पास रीडिंग्स हैं मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, मेन स्केल वर्नियर स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल, इसमें से जैसा मैंने आपको समझाया है कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, तो यहाँ से आप इस पिक्चर से इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग बेटा कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर इसका मेन स्केल ये रहा और इसका वर्नियर स्केल ये रहा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। ये भी आपको समझ में आ गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बाद हमारा सेकंड जो है
वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं MSG, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। सर क्यों यूज़ किया जाता है ये? टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। स्फीयर स्फेरिकल बॉडी, जैसे लाइक ये अर्थ भी एक स्फीयर है, उसका भी हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है स्फेरिकल बॉडी का? वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर का जो रेडियस होता है वो r है, 4/3 πr³, ठीक है। इसमें भी 2 स्केल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स, ठीक है। नंबर 1 मेन स्केल, इसमें भी मेन स्केल है, और नंबर 2 वर्नियर सर्कुलर स्केल, इसमें सर्कुलर स्केल मौजूद होता है, वर्नियर नहीं होता, सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल को यहाँ पे हम थिम्बल भी कहते हैं, इसी को ड्रम स्केल भी कहा जाता है, चूँकि ड्रम शेप का होता है, ठीक है, पानी का ड्रम होता है ना, उसी तरीके का होता है। तो इसमें हमारे पास ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 2 स्केल्स मौजूद है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स, तो ये भी एक किस्म का क्या है, कॉम्प्लेक्स स्केल है, कॉम्प्लेक्स स्केल, ठीक है। ये भी हमारा किस्म में क्या है, कॉम्प्लेक्स स्केल है, ठीक है। अब इसके लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। सर इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? ये सब इंपॉर्टेंट बातें बेटा दिमाग में रखना है, ठीक है। लीस्ट काउंट यानी कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर कितना बताया था, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, इसका होता है 0.01 मिलीमीटर, एक जीरो ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, या 0.001 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ये रीडिंग आ गई और मिलीमीटर में ये रीडिंग आ गई लीस्ट काउंट की, किसकी? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ठीक है ना। फार्मूला लीस्ट काउंट मालूम कैसे करते हैं सर? तो फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फार्मूला होता है इसका, अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस, ये होता है, वही फार्मूला है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसके साथ साथ इसको हम या ये कह दें या कह दें पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ स्क्रू, ठीक है। अब पिच क्या है? जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास एक स्क्रू है, सही है, ये एक स्क्रू है, दिस इज़ नॉट अ कैरेट, सही है, दिस स्क्रू। तो इसमें हम क्या बनाते हैं इस तरीके से, यूँ करके की स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या है, किस्म का स्क्रू है। तो स्क्रू में 2 लगातार थ्रेड्स के दरमियान, एक और ये दो लगातार थ्रेड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पिच। पिच क्लियर हुआ कि किसी भी स्क्रू के अंदर 2 लगातार थ्रेड, स्क्रू उठा करके देख लें आपको थ्रेडिंग नज़र आएगी, तो 2 थ्रेड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ दी स्क्रू। ये पिच साउंड के अंदर भी होता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये वहाँ की अलग बात है, यहाँ की अलग बात है, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिवीज़न सर्कुलर स्केल में कितने होते हैं? नंबर ऑफ़ डिवीज़न ये अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है। कभी 50 भी होते हैं, कभी 100 भी होते हैं, तो 50 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, और दोनों ही सूरतों में चाहे 50 हो चाहे 100 हो, इसका लीस्ट काउंट सेम रहता है, 0.01 मिलीमीटर रहता है और 0.001 सेंटीमीटर रहता है, सही है। तो अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, इसके डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आगे डायग्राम, ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, ये इसका यू शेप फ्रेम है जो यू की तरह बना हुआ है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, मेन स्केल, ये एक मेन स्केल चल रहा है, ठीक है। मेन स्केल पे देखो एक सर्कुलर टाइप का स्केल चल रहा है जिसमें डिवीजन आ रहे हैं 30, 35, 40, 45, 0, 30, 35, 40, 45, 0। तो 45 के बाद देखो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन की तादाद कितनी है, इसमें तादाद है इसकी 50, ठीक है। और उसके बाद क्या इसको क्या कहते हैं, थिम्बल भी मैंने बोला था, थिम्बल भी बोलते हैं, ये थिम्बल स्केल है, ठीक है। और ये डेटम लाइन इतना ज़रूरी नहीं, इसको याद रखना। ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे फंसाया है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, स्पिंडल, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, एनविल। तो जो स्फेरिकल बॉडी को जहाँ पर हम क्लाइम करते हैं वो क्या है, स्पिंडल और एनविल के दरमियान हम इसको क्लाइम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्लैम्प हो गया। क्लैम्प हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो थिम्बल होता है, इस थिम्बल को रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, यूँ घुमाते हैं इस तरीके से, ये घूमता है, ये पूरा अंदर स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ से इसको हम घुमाते हैं, जब भी हम इसको घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे बढ़ता है और इससे आगे टच होता है, माइनर सा बिल्कुल। जैसे ही माइनर सा टच होगा बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्कुलर स्केल को घुमाना छोड़ देते हैं। ये जो थिम्बल होता है, हम थिम्बल को यूँ करके आराम से घुमाते हैं, ठीक है। जो रैशेट है, सॉरी, रैशेट को हम क्या करते हैं, रैशेट, थिम्बल को घुमाया, थिम्बल को घुमाएंगे तो ये स्पिंडल तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यहाँ तक पहुँच गया, इससे टच हो गया। टच हो जाने के बाद हम थिम्बल का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रैशेट का। रैशेट क्या है कि जब हम इसको घुमाते हैं तो ये एक रोटेशन पर आवाज़ करता है, कट 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 करके इसकी आवाज़ आती है। जब इसकी आवाज़ आने लगे, एक भी आवाज़ आए, तो हम यहाँ पे इसकी रीडिंग लॉक कर देते हैं। यहाँ पर एक लॉक भी लगा हुआ था जिसमें मेंशन नहीं है, वहाँ पे हम रीडिंग इसकी लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे देख लें, ये आ गया मेन स्केल, ये आ गया सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये मेन स्केल का रेफरेंस लाइन कहलाता है, ये जो लाइन जा रही है क्या है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, ये थिम्बल का यानी कि सर्कुलर स्केल का डिवीज़न है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पे 45 तक। तो उसका मतलब सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन की तादाद कितनी है, 50 है। तो रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, रीडिंग इस तरीके से लेते हैं कि रेफरेंस लाइन जिस रीडिंग से टकराएगा, ठीक है। पहले मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका बता देता हूँ कि ये मेन स्केल है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल जहाँ तक रीडिंग शो करेगा, ये हम थिम्बल घुमा रहे होते हैं ना, तो ये आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या शो हो रहा है, 5, ये और भी पीछे जा सकता है, पीछे जाएगा तो क्या नज़र आएगा, 6, और पीछे जाएगा तो क्या नज़र आएगा, 7। तो वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, 5 के बाद 1 2 3, तो 5.3 रीडिंग हो गई। 5.3 रीडिंग हो गई किसकी, मेन स्केल की। किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है। 5.3, अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ले लेंगे, सही हो गया। तो हमें जो रीडिंग नज़र आ रही है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज़ कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3, तो 5.3 सेंटीमीटर हो गया। मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 5.3, सही है, 5.3 मेन स्केल की रीडिंग। और अगर हम बात करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए हम देखते हैं हमारा रेफरेंस लाइन जो है, ये जो रेफरेंस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के कौन से लाइन से जो वो एग्जैक्टली टकरा रहा है, ठीक है, कौन से लाइन से जो वो एग्जैक्टली टकरा रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई ये 40 पे देखो, 40 पे ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन। तो 40 जो रीडिंग हो जाएगी, 40 डिवीज़न जो रीडिंग हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो दो बातें याद रखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, जहाँ तक सर्कुलर स्केल मेन स्केल की रीडिंग शो करेगा वो मेन स्केल की रीडिंग होगी, जैसे कि 5.3 तक शो कर रहा है। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये है कि हमारा रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के जिस रीडिंग से टकरा रहा होगा वो रीडिंग जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। जैसे ये 40 से टकरा रहा है रेफरेंस लाइन, तो 40 हो गया। ऊपर वाले से टकराता 41 से, तो 41 हो जाता। नीचे वाले से टकराता 39 से, तो 39 हो जाता। बात क्लियर है, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम से बेटा नीचे, ठीक है, ये जो डायग्राम से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस डायग्राम को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और मुझे इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो मुझे नोट करके आप बताएं कि सर इसकी ये रीडिंग आ रही है, ठीक है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको लाजमी जो है वो रिकॉल कर ले तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्नियर कैलीपर, इसको भी हटा देता हूँ अब। वर्नियर कैलीपर के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्नियर कैलीपर हो गया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया, उसके बाद फिज़िकल बैलेंस है नंबर थर्ड में क्या है, फिज़िकल बैलेंस। ठीक है, फिज़िकल बैलेंस में बेटा इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है टू मेजर, इससे क्या मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, वेट मेजर नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में देखा होगा कि एक स्टैंड टाइप का होता है जिसमें 2 पेन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें एक जगह वेट डालते हैं, एक जगह मास को मेजर कर रहे होते हैं, तो लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर को इसमें मेजर किया जाता है फिज़िकल बैलेंस से। ठीक है, और एक होता है वेट बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर करते हैं, वेट। ठीक है, वेट मेजर करना है, स्प्रिंग बैलेंस, मास मेजर करना है, फिज़िकल बैलेंस, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर। इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन हैविंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, इसका टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, इस तरीके से, ये और ये। ठीक है, नीचे इस तरीके से आपने एक वो बना दिया। ठीक है, और ऊपर इस तरीके से यूँ, ये आपका एक मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम होता है 0 मिलीलीटर से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 10, यहाँ पे 10 ml होता है, ऊपर जा कर के 20 ml है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वो 30 ml है, सही है, फिर उसके बाद ऊपर जा कर के इसी तरीके से 100 ml तक ये जा सकता है। तो इसके अंदर पानी डालते हैं पाइपिट से। ठीक है, 10 ml पानी लेते हैं पाइपिट के अंदर, पाइपिट से इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसका हम वॉल्यूम चेक करते हैं कि कहाँ तक ये रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पर एक स्केल बांध देते हैं, स्केल जो है वो इसके वाटर के लेवल को, इसकी हाइट को चेक कर रहा होता है। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपने स्केल लगा दिया यूँ। ठीक है, यहाँ पे स्केल का 0 सेंटीमीटर है, सही है, यहाँ पे स्केल का क्या है, 0 सेंटीमीटर। पानी डाला तो जब 10 ml पानी भर जाएगा, यहाँ तक 10 ml तक पानी आ गया, तो यहाँ पे स्केल की रीडिंग ले लेंगे। स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, सपोज कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 ml पे रीडिंग जो आ रही है वो 2.5 सेंटीमीटर, तो अगले 10 ml पे दोबारा क्या आ जाएगा, 2.5, तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, फिर कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हम सिर्फ क्या बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। हाइट जो है वो इट सेल्फ खुद ब खुद इंक्रीज़ हो रही है। तो वॉल्यूम और हाइट का रिलेशन मालूम करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर को वॉल्यूम एंड हाइट के दरमियान रिलेशन मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड हाइट। और कैसा रिलेशन आ रहा है, हम तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हाइट खुद ब खुद इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम एंड हाइट जो है, वॉल्यूम एंड हाइट जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट हैं, मतलब वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी हाइट बढ़ती चली जाएगी, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है, डेफिनेशन मैंने बता दी। ठीक है, टॉप से लेकर के बॉटम तक का डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 2 वॉल्स के दरमियान का डिस्टेंस बराबर होता है। स्पेसिफिक किस्म के डायमेंशन का सिलेंडर है ये। इससे हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम और हाइट के दरमियान रिलेशन मालूम करते हैं। कैसा रिलेशन मालूम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा ये याद रखना, इसका ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, वॉल्यूम एंड हाइट दे आर ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है।
ये मेजरिंग सिलेंडर भी हो गया। अच्छा, इसमें जो हम रीडिंग लेते हैं तो मेनिस्कस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर पानी डाला, वाटर का लेवल आपने यूँ करके भर दिया, वाटर लेवल सही है, लेट सपोज यहाँ तक आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेनिस्कस बन जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला कहलाता है अपर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है लोअर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस। तो एमसीक्यूज़ आ रहा था कि कौन सी रीडिंग सही होती है, तो बेटा लोअर मेनिस्कस वाली रीडिंग सही होती है, अपर वाली मेनिस्कस वाली रीडिंग नहीं लेते, ठीक है। तरीका कैसा होता है कि आई को बिल्कुल जो है वो हम बिल्कुल, अगर यहाँ पे आई को सेट किया जाए कि आँखों को यहाँ पे रख कर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो भी रीडिंग आपको गलत नज़र आएगी। आँखों को नीचे रख करके देख रहे हैं, ठीक है, तो भी रीडिंग आपको गलत नज़र आएगी, ठीक है। क्लियर विजन सही रीडिंग शो नहीं होगा, सही आप हाइट और वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो आई को बिल्कुल मेनिस्कस के बिल्कुल सामने रखना होता है, यूँ इस तरीके से, ये जैसे मैंने बनाया ना, ये सामने से, तो सामने से जो रीडिंग लेंगे आप, तो ये लोअर मेनिस्कस की रीडिंग आप आसानी से ले सकेंगे। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये करेक्ट रीडिंग कहलाएगी। तो जब भी रीडिंग लेते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर में, तो आई के लेवल जो है वो वाटर के लेवल के बिल्कुल साथ मिला करके हम रखते हैं, तो हमारे पास रीडिंग जो है वो सही आ रही होती है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और, ये चौथा हो गया, लास्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टॉप वॉच है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच में हम बस ये देख लेंगे कि स्टॉप वॉच को टाइम की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो है वो वेरी करता है, डिजिटल है तो 0.01 सेकंड, ठीक है। और अगर घड़ी का हमारे पास जो नॉर्मल जो वॉच है, ठीक है, जो दीवारों पे लगा हुआ होता है, तो उस पर कम से कम जो कैलकुलेट करते हैं वो 1 सेकंड है, ठीक है। जिस तरीके से एक स्केल है, रूलर, ये स्केल है इस, ठीक है ना, ये स्केल है एक, तो इसमें बहुत सारी रीडिंग होती है। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो स्केल का आपसे पूछेगा लीस्ट काउंट कितना है बेटा, तो कम से कम काउंटेबल कितना है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, ठीक है। घड़ी का मैंने बता दिया ये है। फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं कंपास, जिससे आप एंगल मेजर करते हैं, तो कंपास का कम से कम जो लीस्ट काउंट जो कैलकुलेटेबल वैल्यू है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्केल का 1 मिलीमीटर है। यही चीज़ हम इसमें नहीं बता सकते थे, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या था, चूँकि वो कॉम्प्लेक्स स्केल था, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स स्केल का लीस्ट काउंट आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद जो है हमारे पास क्या है, ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे पहले सुन लो बेटा, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और एक्स एक्सिस जो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जहाँ पे एक्स और वाई मीट करता है वहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसमें एक्स की भी वैल्यू 0 होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मैथमेटिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स को नहीं, सॉरी, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सीसा। क्या बोलते हैं, एब्सीसा। एक्स से आवाज़ निकल लेना एक्स की तरह, एब्सीसा। और वाई की आवाज़ निकल लेना, और जो दूसरी वाले जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई। तो एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं यहाँ पे 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर
लेट सपोज हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, एस एंड टी, एज डिस्टेंस टी टाइम। तो सबसे पहले तो वो फिजिकल क्वांटिटी चूज़ करते हैं जो हम एक्स एक्सिस में प्लॉट कर सकें और वाई एक्सिस में प्लॉट कर सकें। तो दो ही है, डिस्टेंस और टाइम है। तो टाइम को मैं बिला झिझक कहाँ प्लॉट कर दूँगा, एक्स एक्सिस पे, और जो बच गया एस उसको कहाँ पे प्लॉट कर दूँगा, वाई एक्सिस पे। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। सर टाइम को यहाँ पे क्यों नहीं प्लॉट किया, एस को यहाँ पे क्यों नहीं प्लॉट किया? तो बेटा वजह ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो याद रखना हमेशा इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है। इसकी एग्जांपल यूँ है कि फर्स्ट कर लें आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, टाइम जारी है, और उसी टाइम पर आप कहीं चलना शुरू कर दें तो टाइम फिर भी जारी रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप टाइम पर चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, लेकिन टाइम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम इंडिपेंडेंट है, हम चले या ना चले टाइम चलता रहेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो कहाँ प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है वो कहाँ प्लॉट होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सपोज एक बॉडी ये 2 सेकंड है, फिर 4 सेकंड है, फिर 6 सेकंड है, फिर 8 सेकंड है। ठीक है, 2 सेकंड में बॉडी जो फासला ट्रैवल कर रही है 5 मीटर का है, फिर अगले 2 सेकंड यानी कि 4 सेकंड में वो 10 मीटर का है, फिर उसके बाद जो है वो कितना है, वो 15 मीटर का है, फिर उसके बाद जो है वो 20 मीटर का है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ प्लॉट कर दी। अब एक्स और वाई की वैल्यू जहाँ पे मीट करेगी, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स ऊपर गए और वाई से आ गया, ये रहा, ये पॉइंट मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर उसके बाद 4 से ऊपर गए और 10 से आ गया, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से आ गया, ये मिल गया। फिर 6 से ऊपर गए और 15 से आ गया, ये मिल गया। ठीक है, ठीक है, फिर 8 से ऊपर गए और 20 से आ गया है, तो यहाँ से ये ऊपर चलेगा और यहाँ से ये आगे आ गया, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मिल गए। तो इस पॉइंट से हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये ग्राफ जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि रिलेशन कैसा होगा डिस्टेंस और टाइम का। किसी का भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान के ग्राफ अगर क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो यूनिफॉर्म रिलेशन में होते हैं। बेटा कौन से रिलेशन में, यूनिफॉर्म रिलेशन। यूनिफॉर्म रिलेशन के मायने क्या है, यूनिफॉर्म रिलेशन के मायने हैं कि डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये पता चला कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो बेटा ग्राफ की मदद से हमने क्या कर लिया, दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन मालूम कर लिया। तो ग्राफ यूज होता है टू determine the relation between any two physical quantity। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन मालूम करना है तो रिलेशन से क्या पता लगता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, इन्वर्स। वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, 1/P इन्वर्स बता रहा है, और ये डायरेक्ट है। तो ग्राफ को यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान हम रिलेशन मालूम कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये चीज़ें जहन में रखनी है, रिकॉल करना है, सुनते रहेंगे, उससे हमारे जहन में जो है वो ये सारे MCQs जो है वो बैठ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपस में दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबके मार्क्स अच्छे हासिल हों और मुझे भी वीडियो बनाने का फ़ायदा हो। ठीक है ना, 2-2 घंटे 2.5 घंटे की जो वीडियो हम बनाते हैं तो उससे फिर बच्चों को फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है, तो आपस में लाजमी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में जो है ना वो फैलाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, मेजरमेंट का, ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो क्या, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर।
लास्ट टॉपिक, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करते हैं तो एरर क्या है? एरर को उर्दू में कहा जाता है गलती। ठीक है ना, गलती। कैसी गलती? एक्सपेरिमेंट के दौरान। डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल, हकीकत में जो वैल्यू है एक्चुअल, एंड जो हमने मेजर की है, एंड मेजर्ड जो हमने मालूम की है, मेजर्ड रीडिंग। ठीक है, इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस फ़र्क एक्चुअल और मेजर रीडिंग के दरमियान। सपोज एक स्केल है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर का, मुझे पता है 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मैंने आपसे कहा बेटा आप इसकी लेंथ मालूम करके बताएं, आपने बताया सर 13.5 सेंटीमीटर है इसका। तो ये 13.5 और 15 के दरमियान क्या है? फ़र्क है, इसको बोलते हैं एरर। नॉर्मल से एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ये एरर कितने किस्म का होता है? नंबर 1 एक होता है पर्सनल एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 पर्सनल एरर। कितने किस्म के एरर है बेटा? 3। पर्सनल एरर। दूसरा कौन सा है? सिस्टेमिक, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 कहलाता है रैंडम एरर। ठीक है, ये 3 किस्म के हमारे पास एरर है। पर्सनल एरर जो एक्सपेरिमेंट करते हुए, ह्यूमन एरर जो उसमें शामिल हो जाए। पर्सनल एरर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन एरर। आपने कोई गलती कर दी, आपने हैंडलिंग सही से नहीं की, आपने प्रैक्टिकल एपरेटस को सही से परफॉर्म नहीं किया, प्रैक्टिकल सही से परफॉर्म नहीं किया, आपने कोई गलती कर दी। ठीक है ना, ह्यूमन एरर इज़ नोन एज पर्सनल एरर। ठीक है, जैसे रीडिंग आ रही थी 10 सेंटीमीटर, आपने चेक किया 9 सेंटीमीटर आ रही, तो ये आपकी गलती, आपने रीडिंग सही से नहीं ली। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी सिलेंड्रिकल बॉडी में बताया था कि अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस होते हैं, आपने अपर मेनिस्कस वाली रीडिंग ले ली, तो ये क्या कहलाएगा? आपकी गलती, आपको नहीं पता था, हालांकि आपको लोअर मेनिस्कस की रीडिंग लेनी थी, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल एरर कहलाएगा। इसी तरीके से सिस्टेमिक एरर, सिस्टेमिक एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से ही शामिल हो, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से ही वो मौजूद हो, तो आप जितनी भी करेक्शन कर लेंगे वो उस टाइम रेक्टिफाई आपसे नहीं हो सकेगा अगर आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना ज़्यादा महारत हासिल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट एरर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो वो मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से हम क्या करेंगे तो उसका सिस्टेमिक एरर रिमूव हो जाए। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट कर लेते हैं एक स्केल की एग्जाम्पल ले लें, जो भी मैंने स्केल बनाया था। ठीक है, 2 स्केल है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और दूसरा स्केल भी इतना ही बड़ा है, लेकिन उसमें 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, लेकिन उसमें एक में 20 एक में 15 है, तो आप खुद ही बोलेंगे सर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गलत लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो बनाने वाले ने गलती की है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टेमिक एरर है। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम के अंदर जो एरर मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक एरर बोलते हैं। उसके बाद रैंडम एरर। रैंडम एरर में एक बात याद रखिएगा बेटा, ह्यूमिडिटी माने इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह कर। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर की वजह कर। ठीक है, एक दूध की पतीली है, आपने उसमें पानी बॉयल किया। ठीक है, तो पानी बॉयल होकर के ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आप रीडिंग मेजर करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको रीडिंग कुछ और मिलेगी, टेम्परेचर कम होने के बाद रीडिंग लेंगे तो रीडिंग कुछ और मिलेगी। और जिस बॉटल के अंदर, जिस प्याले के अंदर, जिस पतीली के अंदर आप उसको बॉयल कर रहे हैं वो पतीली भी फैलती है।
तो पतीली का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की जब कंडीशन होती है हम इसको क्या कह रहे होते हैं, रैंडम एरर कह रहे होते हैं। तो द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एरर। द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इनकरेक्ट हैंडलिंग इज कॉल्ड पर्सनल एरर। और सिस्टमिक एरर, द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टम एरर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 के भी तकरीबन सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है हमारा नया चैप्टर जो है बेटा चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई अगर मसला हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर ही बताया, आप उसमें जा करके मुझे सवालात अपने भेज सकते हैं। मैं उसको देख करके इंशाल्लाह ताला आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे।